हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। कल जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा क्लास 10th का, मैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। या तो क्वेश्चन यही भी आ सकते हैं या फिर इस तरह के ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि अपरिमेय संख्या बताइए, इनमें से कौन से चार ऑप्शन में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आप देख रहे हैं 22/7। 22/7 बच्चों एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो किस तरह का होता है, वो अशांत होता है लेकिन आवृत्ति होता है। अशांत होगा लेकिन आवृत्ति होगा। लेकिन यहां पर जो ये पाई है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो बच्चों अशांत तो होता ही है, अशांत तो होता ही है, लेकिन साथ में अनावृत्ति भी होता है। कैसा होता है बच्चों? अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति वाला दशमलव प्रसार ही क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। पाई बच्चों यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगी, 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, 0.69 बच्चों शांत दशमलव है। यहाँ पर ये जो 5/√14 लिखा हुआ है, इसको √16 है बच्चों, ये 5/√16। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 5/4, और 5/4 बच्चे p/q के रूप में लिखी हुई संख्या है। तो ये भी बच्चों परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है ये भी। ठीक है बच्चों, बात समझ आई होगी आपको। तो बच्चों परिमेय संख्या कौन सी होती है? अशांत अनावृत्ति। इसका मतलब पाई वाला जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है और चार ऑप्शन है, हमें बताना है इसमें से कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? अभाज्य, अधनात्मक, भाज्य और 5 से भाज्य। अब देखते हैं बच्चों, ये हमारे सामने लिखा हुआ है 5 × 1 × 17 + 17। बच्चों हम इस प्लस से देख सकते हैं कि इस प्लस से जुदा जुदा जो हो रहा है वो एक पद हो जाता है। तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो बच्चों हम यहाँ से 17 कॉमन ले लेंगे। 17 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 15 + 17 बाहर आ जाएगा 1। यहाँ से 17 बाहर आ गया, यहाँ से 17 बाहर आ गया, यहाँ बचा 1, और यहाँ पर 15 × 1 बचा था। 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17, और ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 16। दूसरे ब्रैकेट में ये हो गया बच्चों आपका 16। अब आपको दिख रहा है बच्चों कि ये 17 लिखा हुआ है, और इसको लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अब बच्चों आप देखें कि आपको एक बात पता होगी कि अगर किसी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो वह संख्या भाज्य होती है। अगर किसी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो ये संख्या जो भी है इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए बच्चों ये भाज्य संख्या है। अधनात्मक हो नहीं सकती क्योंकि ये धनात्मक है। ठीक है, और अभाज्य हो नहीं सकती क्योंकि अभाज्य के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। 5 से विभाज्य है नहीं कि आप ये सोचें कि यहां 5 का भाग चला जाएगा तो 5 का भाग यहां पर नहीं जा रहा है बच्चों। देखें इसके गुणनखंड में आपको 5 नजर नहीं आ रहा है, तो बच्चों 5 का भाग नहीं जाएगा ना, यहां पर 5 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा आपने। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो हो जाएगा कि ये है भाज्य संख्या। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ हमको 4 दिया है तो उनका एलसीएम पूछा है। हम जानते हैं बच्चों कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। एलसीएम गुणा एचसीएफ के, दो संख्याओं का गुणनफल। तो बच्चों हम यहां पर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारी ये है और ये है, तो इसका गुणनफल का मतलब हो गया बच्चों 124 गुणा 148 बराबर बच्चों हो जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ का मतलब है 4। हमको चाहिए कौन? हमको बताना है एलसीएम। एलसीएम को हम अकेला कर लेंगे और सारी चीजें बराबर के दूसरी तरफ पहुंचाएंगे। तो एलसीएम को बच्चों जब अकेला करोगे तो एलसीएम यहां रह जाएगा, 4 इधर लेकर जाओगे तभी तो अकेला होगा, और 4 एलसीएम के साथ गुणा करना है, इधर लेकर आओगे तो बटे में चला जाएगा, यहां आ जाएगा बटे में, भाग में, ऊपर 124 गुणा 148 लिख दोगे बच्चों। 4 का भाग लगा दोगे, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, जिधर भी जा रहा हो उधर लगा दो। यहां लगा दिया हमने, 4 × 12 और 4 × 1 = 4, 31 गुणा 148 कर लोगे, इन दोनों का गुणा कर लोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको नोट करिए, ये गुणा बच्चों आप खुद कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 17 और 125 को विभाजित करने पर, मतलब सॉरी 70 को और 125 को, 70 को और 125 को किसी संख्या x से विभाजित करने पर, मतलब समान है वो संख्या, ठीक है, विभाजित करने पर 5 शेषफल बचता है और 8 शेषफल बचता है। वो इनमें से कौन सी है? इनमें से वह कौन सी है? बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है तो हमने कह दिया कि चलो ये वाली है। अगर हम ये कहें कि ये वाली है तो इसका भाग ना तो इस 70 में ही जाएगा और ना ही 125 में ही जाएगा। यहां मैं x की जगह 1750 लिखूं, x की जगह 1750 लिखूं तो इसका भाग ना यहां जाएगा ना यहां जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हो गया हमारा गलत।
इसके बाद इसी तरह से बच्चों ये संख्या भी इससे और इससे बड़ी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहां बात करते हैं कि 65, तो बच्चों 65 का भाग यहां लगाओगे और 65 का भाग यहां लगाओगे। यहां 65 का भाग लगाओगे तो बच्चों वो कह रहा है कि 5 शेषफल बचता है, तो हाँ 5 शेषफल बचता है, लेकिन 65 का भाग जब यहां लगाओगे तो बच्चों 65 दूनी तो बच्चों 130 हो जाता है और 65 एकम 65 रहेगा, जो कि शेषफल 8 प्राप्त नहीं होगा बल्कि बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर भी बच्चों हमारा ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। बच्चों ऑप्शन बचता है सिर्फ एक, इसको तुम चाहो तो चेक करो, ना चाहो तो इसी तरह से टिक कर सकते हो अपनी आंसर शीट में कि 13 जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। 13 का भाग लगाने पर बच्चों, 13 का भाग लगाने पर, 13 का भाग यहां पर जब तुम लगाओगे तो 13 पंजे 65 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं तो बच्चों 5 बच जाएगा, और 13 निम्मा 117 होते हैं बच्चों, 13 निम्मा 117 होते हैं तो बच्चों 8 यहां पर रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब हमने देख लिया और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, 13 इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बच्चों अगला जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम बताना है हमको, p और q का एलसीएम बताना है बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि p बराबर जो दिया हुआ है, कि p बराबर जो दिया हुआ है, p बराबर दिया हुआ है ए बी स्क्वायर और q बराबर दिया हुआ है a की पावर 3 यानी क्यूब और b। हमें बताना है इसका एलसीएम, और एलसीएम और एचसीएफ मैं दोनों ही बता दूंगा आपको। अगर एलसीएम बताना है तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए की हम बड़ी पावर ले लेंगे, ए की पावर 3, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी की हम बड़ी पावर ले लेंगे, बी की पावर 2। ये हो गया बच्चों हमारा एलसीएम। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कह देता कि एचसीएफ भी बताओ, तो बच्चों एचसीएफ हम कैसे लगाएंगे, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए में ले लेंगे हम कम वाली पावर यानी ए की पावर 1, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी की पावर भी हम यहां 2 है पावर, यहां 1 है, हम कम वाली पावर ले लेंगे तो बी की पावर 1, तो एलसीएम भी हो गया बच्चों। एचसीएफ अगर आ जाए तो एचसीएफ भी हो गया। इसी तरह से करना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। अभाज्य के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 3 से और भी ज्यादा हो सकते हैं। कुल मिलाकर 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या के। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम कि किस तरह इस क्वेश्चन को किया जाना है। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है हमारे सामने 3 गुणा 12 गुणा 101 प्लस 4, ये लिखा हुआ है बच्चों। यहां पर बच्चों हम कहें आपसे कि क्या चीज कॉमन है, यहां भी जो हो और यहां भी जो हो, ठीक है। प्लस क्या करता है, प्लस जो है, प्लस और माइनस क्या कर देते हैं, जो जुदा करते हैं तो एक पद और एक पद हो जाता है, तो एक पद ये हो जाएगा और एक पद ये हो जाएगा। प्लस माइनस से जो जुदा हो जाते हैं वो पद में काउंट होते हैं, एक पद ये कहलाया जाएगा, एक पद ये कहलाया जाएगा। यहां बच्चों इस पद में से और इस पद में से हम लेंगे कॉमन, तो हमने ले लिया कॉमन 4 बाहर, तो 4 का भाग यहां लगा दोगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, यहां 12 में भाग लगा दोगे तो 4 तिया 12 गुणा बच्चों 101 और प्लस बच्चों 4 एकम 4। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ आई होगी। यहां 4 आपने ये बाहर लिया, 3 त्रिका 9 हो जाएंगे और 9 का गुणा 101 में करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 909 909 प्लस बच्चों 1। अब बच्चों इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 4 और ये गुणा में आ जाएगा 910। अब बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि हम इस 4 को 2 गुणा 2 तो लिख ही सकते हैं, और इस 910 को बच्चों हम 91 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो यहां बच्चों आपको दिख रहे हैं कि ये जो भी संख्या है, ये जो भी संख्या है, इसके गुणनखंड कितने हो गए, इसके गुणनखंड कम से कम बच्चों आपको दिख रहे हैं कि कितने से ज्यादा हो चुके हैं, 2 से ज्यादा हो चुके, 2 से ज्यादा हो चुके हैं। तो हम क्या व्याख्या करेंगे इसकी कि दी गई संख्या के जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा है, अतः यह भाज्य संख्या है। दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा है, अतः यह भाज्य संख्या है बच्चों। और चाहे तो आप इसको आगे और लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 91 को लिख सकते हैं हम क्या, 13 सत्ते 91 होता है बच्चों, तो 13 इंटू 7 इसको, और 10 को लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणा 5। अब हम सीधा सीधा हमने सारे ही इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद बच्चों हम क्या लिख देंगे अगली लाइन में, अगली लाइन में हम लिख देंगे बच्चों कि दी गई संख्या, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों यहां पर दी गई संख्या, दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है। अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो बच्चों इसको नोट करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं
क्या कह रहा है, सरल करके बताइए, सिंप्लीफाई करना है किसको, 2√45 प्लस 3√20 पूरे के बटे में बदल के बताते हैं। तो बच्चों लिख लेते हैं हम, क्या लिखना है हमको लिखना है 2 गुणा, हमको लिखना है बच्चों कितना, 2√45 प्लस 3√20 पूरे के अपॉन में बच्चों 2√5। बच्चों हम इसके गुणनखंड ऐसे करेंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे और इसके भी गुणनखंड 20 के √20 के एक गुणनखंड ऐसे करेंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। तो बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे तो बच्चों 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो हम लिखेंगे 2 में 9 गुणा 9 पंजे 45 प्लस 3 में 4 पंजे 20। हमारा 5 भी आ रहा है जो कि आना चाहिए, नीचे भी 5 है इस वजह से। अब बच्चों आप यहां पर क्या करोगे, अपॉन में लिखा हुआ है 2 में 5। यहां पर बच्चों ये जो √9 है, √9 जब ये 9 का वर्गमूल ले लो और वर्गमूल के निशान से बाहर ले लो तो ये बच्चों हो जाएगा 9 का वर्गमूल लोगे तो 3, वर्गमूल के निशान से बाहर, और ये √5 प्लस 3 ये लिखा हुआ है। इसी तरह 4 का वर्गमूल ले लो और वर्गमूल के निशान से बाहर कर दो, तो बच्चों 4 का वर्गमूल 2 आएगा और वर्गमूल के निशान से बाहर कर लोगे तो अंडर में 5 बच जाएगा और अपॉन में बच्चों 2 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ही है। अब बच्चों आप क्या करोगे, यहां पर 2 तिया 6 √5 और 2 तिया 6 √5, 6 √5 प्लस 6 √5, ठीक है ना। 6 गधे और 6 गधे बच्चों हो जाते हैं 12 गधे। कितना हो जाते हैं बच्चों, 12 गधे। तो यहां पर हो जाएगा इसी तरह से 12 में 5 अपॉन 2 में 5। √5 से √5 विभाजित हो गया, 2 का भाग 12 में लगाओगे तो 2 छिंग 12 हो जाएगा बच्चों। और इस तरह आपने देखा कि जो संख्या आई वो है 6, और 6 बच्चों बताओ कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों 6 के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो संख्या है ये बच्चों है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, करना होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस सवाल में हम दी हुई जो सेकंड हैं 60 और 62 जो सेकंड है उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो बच्चों इनका एलसीएम निकालते हैं, क्या करना है हमको, इसको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है बच्चों 60 और 62 का जो भी एलसीएम आ जाता है, ठीक है। तो वो एलसीएम हमें निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों हमने 62 के गुणनखंड कर लेने हैं। तो 62 के जो गुणनखंड होंगे तो बच्चों हम लिख लेते हैं, 2 का भाग लगाओगे 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और फिर 31 एकम 31, और तो कुछ नहीं जा सकता। और जो 60 है इसके गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर बच्चों हो जाएगा 2 से ये 30 बार, फिर 2 से भाग लगाओगे तो ये 15 बार, फिर 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग लगाओगे तो 5 बार, फिर 5 से भाग लगाओगे तो 1 बार। तो हमने जो गुणनखंड कर लिए तो अब हम यहां लिखेंगे 60 के जो हमने गुणनखंड किए हैं तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे 62, तो 62 के लिए हम लिखेंगे 62 बराबर, या इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5, और इसको लिख देते हैं 2 गुणा 31, ठीक है बच्चों। अब हम एलसीएम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा, ये जो बच्चों कॉमन है दोनों में, इसको तो बच्चों हम लिखेंगे 1 बार, फिर जो बचा हुआ अगर कुछ कॉमन होगा फिर 1 बार लिखेंगे, वरना बचा हुआ सब कुछ लिख लेंगे 1 बार। तो बच्चों इसको लिखेंगे फिर हम 2 गुणा, इसको लिखेंगे बच्चों हम 3, फिर गुणा 5 और फिर गुणा 31। अब बच्चों हम इन सबका गुणा कर देंगे, इन सबका गुणा करके बच्चों कितना आ जाएगा, इन सबका गुणा करके बच्चों कितना आ जाएगा, तो इन सबका गुणा करके आएगा बच्चों 1860। इन सबका गुणा करके बच्चों कितना आ जाएगा, 1860 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई, वो आ गई सेकंड आ गई। इतनी सेकंड बाद बच्चों अब वो दोबारा से सेम टाइम पर अब बीप करेगी इतनी से, अगर 5 बजे एक साथ उन्होंने बीप किया है तो अब इतने सेकंड के बाद, ये सेकंड है बच्चों, इतने सेकंड के बाद अब इस सेकंड को बच्चों मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, 60 का भाग लगा देंगे, 1860 में भाग लगा देंगे 60 का, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 तिया और 6 एकम यानी कि 31 मिनट बाद बच्चों अब वो एक साथ बजेंगे। पहले 5 बजे बजे थे, अब बजेंगे बच्चों, पहले 5 बजे एक साथ बजे थे, अब 5:31 पर, अब बच्चों 5 बजकर क्या लिखेंगे हम, 5:31 पर पुनः साथ में बीप करेंगे, साथ में बीप करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको समझ गए होंगे आप। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखना बच्चों आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, एक सुबह घूमते समय 3 व्यक्तियों ने एक साथ घूमना प्रारंभ किया और उनके कदमों की, ठीक है, उनके पगों की जो माप है, उनके कदम की जो माप है, जैसे एक बंदा ये है, ठीक है, इसका जो कदम है, ये जो एक कदम है इसका, वो है बच्चों 40 सेंटीमीटर का। इसी तरह दूसरा एक और जो व्यक्ति है उसका एक कदम है 42 सेंटीमीटर का, 42 सेंटीमीटर का, और एक है 45 सेंटीमीटर का। अब बच्चों हमें यह बताना है प्रत्येक को कितनी कम से कम दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक समान दूरी
समान दूरी पूरे पगों में तय करें, पूरे पगों में, पूरे कदमों में तय करें, ऐसी समान दूरी क्या होगी, ऐसी समान दूरी क्या होगी। बात समझ पा रहे होंगे बच्चों। इसको बच्चों अगर हम दूसरे उदाहरण से समझें तो एक व्यक्ति है जो 8 कदम, जिसका एक कदम 8 सेंटीमीटर का है, और एक व्यक्ति है जिसका एक कदम 6 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों ये अगर 8 कदम इस तरह से चलता चला जाएगा, किस तरह से देखते हैं बच्चों, ठीक है, 8 एकम 8 एक कदम हो जाएगा, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, इस तरह से ये 4 कदम इसी तरह से चलता चला जाएगा। इसी तरह अगर हम यहां पर देखें तो ये बच्चों 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो बच्चों 24 सेंटीमीटर जो होंगे, ठीक है ना, इसने 4 कदम में, इसने बच्चों 4 कदम में 24 सेंटीमीटर दूरी कवर की, और इसने बच्चों 3 कदम में 24 सेंटीमीटर की दूरी कवर की। यहां पर भी यही कहने का मतलब है। अब बच्चों आप लोग इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी कम से कम की बात कहेगा, जब भी कम से कम की बात कहेगा तो आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो जो 24 है बच्चों, 24 क्या चीज है? 24 एलसीएम ही तो है। 8 और 6 का एलसीएम अगर हम निकालें तो कितना आएगा? देख लो बच्चों, 8 का और 6 का एलसीएम अगर बच्चों हम निकालें तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 ऐसे ही, फिर 2 एकम 2, ठीक है, और 3 ऐसे ही, और फिर यहां पर 3 एकम 3। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो 24 ही तो एलसीएम आ रहा है। ये जो 24 था वो क्या हुआ? वो एलसीएम ही तो था। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जब भी कम से कम कहेगा तो तुम्हें एलसीएम ही निकालना है। तो हमें एलसीएम किसका निकालना है? 40, 42 और 45 का बच्चों हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करने हैं कि 40 के गुणनखंड करने हैं, 40 के गुणनखंड करने। तो आप जानते हैं कि 8 पंजे 40 होता है, आप जानते हैं कि 8 पंजे 40 होता है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 पंजे 40 होता है और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये हमने गुणनखंड कर लिया। और फिर बच्चों है 42 का गुणनखंड। 42 को हम लिख सकते हैं 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और 6 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। तो हमने ये भी गुणनखंड कर लिया। फिर बच्चों 45 की बात आती है तो हम लिख सकते हैं कितना? 9 पंजे 45, और 9 को लिख सकते हैं बच्चों कितना? 3 इंटू 3। इस तरह से हमने कर लिया। अब यहां पर हमको क्या करना है? एलसीएम पता करना है। एलसीएम पता करना है। क्या पता करना है? एलसीएम। एलसीएम के लिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, या फिर इसको क्या करते हैं, घात के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 2। अब सब ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 की अगर हम बात करें, 2 जो है उसमें जो मैक्सिमम पावर है हम उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3, ठीक है ना। 2 पकड़ा और 2 की सबसे ज्यादा घात हमने लिख दी। अब हमने पकड़ा 3 को, ठीक है ना, 3 को, तो 3 की भी हम बड़ी घात लिख देंगे, तो गुणा 3 की घात 2। अब कौन बचा? 5। 5 यहां पर भी एक घात में, यहां पर भी एक घात में, तो हम 5 एक ही बार लिखेंगे, मतलब एक घात के साथ लिखेंगे, और 7 एक ही बार है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, गुणा। तो अब बच्चों क्या होगा? अब बच्चों क्या होगा, यहां आ जाएगा आपका 8, यहां 9, यहां ये 5 है, यहां ये 7 है। 8 पंजे बच्चों आप लोग 40 कह दोगे, गुणा 9, 9 सत्ते बच्चों आप लोग 63 कह दोगे, 9 सत्ते 63, कैसे भी गुणा कर लो, गुणा करना है। अब इसका गुणा करोगे तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 हो जाएगा, और 4 छिंग 24 और 1 25 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर बच्चों ये जो सेंटीमीटर है ये वही है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इतनी दूरी कवर करने में समान पगों, ठीक है ना, पग बिल्कुल जो है, जो कदम होंगे, 40 सेंटीमीटर का जो कदम है वो भी इतनी दूरी पूरी कवर कर लेगा, 42 सेंटीमीटर का जो कदम है वो भी इतनी दूरी कर लेगा कवर, और 45 सेंटीमीटर भी इतनी दूरी कवर कर लेगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, पूरे पग का मतलब क्या है? 40 सेंटीमीटर के साथ पूरे पग होंगे। पूरे पग मतलब 1 2 3 पग, इस तरह से पूरे पग। ऐसा नहीं है कि 2.5 पग या 3.7 पग, ऐसा पग कोई नहीं होगा, ऐसा कोई कदम नहीं होगा कि आधा कदम 1.5 कदम। पूरे पगों के साथ ये बच्चों, पूरे कदम के साथ ये दूरी कवर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों कि दिखाइए कि 12 की घात n का अंत अंक 0 या 5 पर नहीं हो सकता, जबकि n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो। मतलब 12 की पावर n का मतलब n कुछ भी हो प्राकृतिक संख्या, n का मतलब n 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इनमें से n कुछ भी हो जाए, लेकिन 12 की घात अगर 1 करोगे तो ये यहां पर जो इकाई का अंक आएगा वो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर 12 की घात 2 करोगे तो लास्ट वाला जो अंक है, अंत जो होगा वो किस पर होगा? 2 दूनी 4 पे होगा। अगर 12 की पावर आप 3 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा। यहां पर अगर 12 की पावर आप 4 करोगे तो सवाल का मतलब है ये, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक 6 हो
हो जाएगा। तो ऐसी तो यहाँ पर जब आप 12 की घात 4 का जब गुणा करोगे, यानी 12 की घात 4 को जब आप खोलोगे तो 12 गुणा 12 करोगे, 12 करोगे। और इसमें जब बच्चों ये पूरा जब गुणा होकर आएगा तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा वो हम इस तरह से देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 में इकाई का अंक 6, 16 में इकाई का अंक 6। तो बच्चों यहाँ पर अंत जो होगा वो 6 पर होगा। इसी तरह आप देखते चले जाएंगे कि 12 की घात अगर आप 5 करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी अब 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि रिपीट शुरू हो गया। अब अगर 12 की घात आप 6 करेंगे तो 32 दूनी 64, यानी 4 हो जाएगा। तो 2 फिर 4 फिर 8, फिर यहां से फिर 2 4 8, ये दोहराना खुद को शुरू कर दिया। मतलब ये जो है कभी भी इसका अंत जो है वो ना 0 होगा और ना ही 5 होगा। बच्चों कहने का मतलब सवाल जो कह रहा है वो तो ये बात हुई। अब हमें किस तरह से लिखकर बताना है वो देखते हैं। अगर बच्चों 12 के 12 जो है ना, ये जो 12 है, अगर इस 12 के गुणनखंड में 2 और 5 होता तो इकाई का अंक 0 हो सकता था। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 12 में 12 का एक गुणनखंड अगर कहीं ना कहीं 5 हो जाता तो हम कह सकते थे कि इकाई का अंक जो है वो, या अंत जो होगा इसको जब हम प्रसार करेंगे 12 की घात n का, तो जो अंत होगा इसका, या इकाई का अंक कह लें या अंत कह लें, वो 5 पर होगा। तभी तो होगा जब इसमें 5 कहीं ना कहीं गुणा कर रहा हो, जब 5 इसके गुणनखंड में होगा। 12 के गुणनखंड में अगर 5 होता तब कहीं लास्ट में 5 आ सकता था। इसी तरह बच्चों यहां पर हम बता रहे हैं कि 12 के गुणनखंड में अगर 2 गुणा 5 होगा तभी 0 आएगा, तभी 5 आएगा। बात समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों अगर हम यहां पर 12 के गुणनखंड करें तो हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 और उसकी घात n। और फिर हम अगर 4 के गुणनखंड करें तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और उसकी घात n। और इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणा 3 की घात n। अगर मैं यहां से ये वाला ब्रैकेट हटाऊं, ये वाला कोष्टक अगर हटाऊं, तो ये जो n है वो इस पर भी आ टपकेगा, 3 पर भी टपक जाएगा आके, और n जो है वो इस 2 पर भी टपक जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 2n हो जाएगा गुणा 3 की पावर n हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो गुणनखंड इस तरह से आ गई। अब हम ये कहेंगे कि अगर 12 के गुणनखंड, ठीक है, आंसर में हम इस तरह बताएंगे कि 12 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में बच्चों 2 की घात n गुणा 5 की घात m, 2 की घात n गुणा 5 की घात m उपस्थित होता तब तो ये एंड हो सकता था 0 या 5 पे, लेकिन उपस्थित नहीं है। तो हम कहेंगे अतः 12 की पावर n जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो 5√7 अपरिमेय है। 5√7 अपरिमेय है। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अब यहां पर देखते हैं, हमने मान लिया, हम विरोधाभास करते हैं, हम विरोधाभास विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर विरोधाभास विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे? हम इसको उल्टा मान लेंगे। वो कह रहा है सिद्ध करो अपरिमेय है, हम कह देंगे कि माना हमने कि 5√7 जो है वो परिमेय है। और अगर बच्चों परिमेय है तो हम कह सकते हैं कि 5√7 जो है वो a/b के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है, तो a/b के बराबर होगा। यहां पर बच्चों अब हम क्या करेंगे कि √7 को हम लिख सकते हैं a/5b। अब बच्चों हम यहां पर एक चीज देखें कि a और b के लिए हम यहां ये और लिख देंगे कि a व b क्या है? सहअभाज्य हैं। तो a और b आपस में सहअभाज्य हैं। और फिर आ गया 5, तो a, b और 5 ये तीनों ही आपस में सहअभाज्य हैं। a, b और 5 तीनों ही आपस में सहअभाज्य हैं। अब आप देखें, हमने ये माना है कि 5√7 परिमेय है, ठीक है, लेकिन ये क्या आ गई? ये है सिर्फ √7। और √7 के बारे में हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि √7 परिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है। हमने माना क्या है? हमने माना है कि 5√7 परिमेय है, लेकिन ये क्या आ गया? ये है √7, और √7 को हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है। तो हम यहां लिखेंगे हम जानते हैं √7 क्या है? √7 जो है वो अपरिमेय है। और अपरिमेय, और ये क्या हो गया? ये परिमेय हो गया, क्योंकि a, b और 5 तीनों ही सहअभाज्य हैं और p/q के रूप में लिखी हुई हैं। तो ये बच्चों इधर परिमेय हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय अगर आपस में बराबर नहीं हो सकते तो जो
हमारा अनुमान था, जो हमारा अनुमान था उसका विरोधाभास हो गया। ठीक है, जो हमारा अनुमान था उसका विरोधाभास हो गया। यहां पर हम लिखेंगे ये दोनों जब बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि 5√7 5√7 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब जो अगला क्वेश्चन आया वो इस तरह से आपके सामने ग्राफ है बच्चों, ग्राफ है और इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से कुछ ऐसे इस तरह से बना हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या बताओ। यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है शून्यकों की संख्या, कि शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। तो शून्यकों की संख्या हम क्या बताएंगे, ये ग्राफ जो एक्स अक्ष को जितनी जगह छू रहा है, तो 1 फिर छू रहा है 2 और फिर काट रहा है 3 जगह, तो हम कह देंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या है 3 बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, शून्य 2 व -3 वाला बहुपद कौन सा है। एक शून्यक ये है और एक शून्यक ये है, और हमारे पास बच्चों क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, फिर गुणा में यहां x, फिर होता है प्लस शून्यकों का गुणनफल, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो हम यहां लिखेंगे x² माइनस इन दोनों का शून्यकों का योग, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ना है किसको, 2 को और -3 को, फिर यहां पर x प्लस, अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है बच्चा, 2 का और गुणा -3 का, इनका हमें गुणा करना है। अब बच्चों हम यहां इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 3 और ये माइनस और ये x की घात 2 और ये x प्लस, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लें, प्लस का 2 गुणा -3, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 3 6, 2 3 6। अब बच्चों यहां पर हम घटाएंगे तो 2 में से 3 गया तो बच्चों बचेगा माइनस का 1 और यहां बचा x -6 माइनस x की घात 2। अब यहां हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस इंटू माइनस प्लस और x एकम x का 1 में गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा बच्चों x -6। अब बच्चों आप देख लें कि कौन सा आंसर आपका ठीक हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है कि इस y -1 से इस वाले बहुपद में y -1 से इस बहुपद में भाग जाने पर जो शेषफल आएगा उस शेषफल को बताना है। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करना है, हमको y -1 जो है इसको इक्वल कर देना है 0 के, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 1, y बराबर 1 जो आ गया ये वैल्यू हमें यहां रख देनी है। मतलब हमको क्या करना है, ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो p1 हमको कर देना है। p1 का जो मान होगा वही बच्चों हमारा क्या होगा, वही तो होगा शेषफल, वही बच्चों होगा शेषफल। तो p1 का मान कैसे हमें करना है, y की वैल्यू यहां पर हर जगह पुट कर देनी है। तो y की वैल्यू यहां पर लिखोगे तो 1 की पावर यहां हो जाएगी 4 -3, 1 की पावर 2 प्लस 2, फिर 1 इंटू, फिर 2 इंटू 1, फिर प्लस ये जो 1 लिखा हुआ है वो 1, हमने यहां जहां जहां y था वहां y की जगह हमने लिख दिया 1 इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, और -3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -3 प्लस 2 प्लस 1। अब ये बच्चों कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और ये माइनस का 3, तो 3 में से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 में से 3 चला गया 0, और इधर बच गया बच्चों 1। तो बच्चों हमारा जो शेषफल आ गया वो कितना आ गया है बच्चों, 1 आ गया है। ठीक है, यहां बच्चों हमें बताना है कि इस बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात का मतलब होता है कि बहुपद के किसी भी पद की सबसे अधिक वाली घात पूरे बहुपद की घात कहलाई जाती है। तो बच्चों यहां पर पहले इस बहुपद को हम थोड़ा सरल कर लें, थोड़ा क्या कर लें, सरल। इस बाहर वाले x का गुणा कर दें, अंदर हर जगह गुणा होगा, यहां भी होगा और बच्चों यहां भी गुणा होगा। तो बच्चों जब यहां गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5x की पावर बच्चों 5, ये कितनी हो जाएगी 6, प्लस यहां हो जाएगा 3x की पावर 2। अब बच्चों आप देखेंगे कि इस बहुपद में किसी भी पद की सबसे बड़ी घात किधर है, तो किसी भी पद की यहां देखेंगे तो 2 घात है, यहां देखेंगे तो 2 घात है, यहां देखेंगे तो इस वाले पद की घात कितनी है 6। तो इस बहुपद की जो घात हुई, बहुपद की घात, इस बहुपद की जो घात हुई बच्चों वो हो गई है बच्चों 6, और 6 आपका ये रहा आंसर। तो आपके समझ आया होगा बच्चों। यहां बच्चों हमें क्या करना है, इस बहुपद के हमको गुणनखंड करने हैं। क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करने हैं, और 4 ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन में भी दिए गए हैं। तो हम गुणनखंड कर देते हैं डायरेक्ट आपके। तो ये बच्चों है आपके सामने 16 p की पावर 2 माइनस 9 q की पावर 2, 16 p की पावर 2 माइनस 9 q की पावर 2। अब बच्चों आपको मैंने बताया है पहले भी क्या करेंगे, इस सब चीज को मैंने खूब पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ 16 p की पावर 2 के हम वर्गमूल ले लेंगे, तो 16 का वर्गमूल हो जाता है बच्चों 4, और p की पावर 2 का जब वर्गमूल करेंगे तो बच्चों पावर हो जाएगी आधी p, और फिर उसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर माइनस, फिर इसी तरह से हम यहां पर करेंगे तो 3 और q और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बन गया, a² माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कर देते हैं ए माइनस बी और करते हैं बच्चों ए प्लस बी। इसी तरह बच्चों जब यहां करेंगे तो 4p माइनस 3q एक ब्रैकेट में और 4p प्लस 3q दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, आंसर हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखें, हमें क्या करना है, इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। हमको इस बहुपद के बच्चों क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड के लिए बच्चों मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि जब OMR पर हमें टिक करना हो, ठीक है ना, जब हमें ऑप्शन दिए गए हों तो तुम क्या करोगे, फुल मेथड से नहीं करोगे, तो फिर तुम इसमें शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई है उसका यूज करोगे। क्या करोगे, किस तरह करोगे, p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24, ये बच्चों आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ये p की पावर 2 माइनस 11p प्लस 24। अब क्या करना बच्चों, हमें ये जो 24 है इसके हमें दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हम गुणा करें तो 24 आ जाए, ठीक है ना, और हम क्या करें, गुणा करें तो प्लस का 24 आ जाए, गुणा करें तो 24 और जोड़ देने से, गुणा करें तो प्लस का 24 आ जाए और जोड़ देने से माइनस का 11 आ जाए। तो बच्चों 8 तिया 24 होता है। अब इन दोनों को जोड़ने से माइनस का 11 कब आएगा, इन दोनों को जोड़ने से माइनस का 11 कब आएगा, जब ये भी माइनस का हो और ये भी माइनस का हो। अब इन दोनों को जोड़ने से माइनस का 11 आएगा, ठीक है बच्चों, बस ये माइनस का 8 और ये माइनस का 3, बस हमारा काम हो गया। अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे p माइनस इसी साइन के साथ p माइनस 8 और यहां लिख देंगे p माइनस 3 और देख लेंगे यहां पर कौन सा है हमारा, तो ये हमारा p माइनस 8 और p माइनस 3 हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, कितना है 6 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है और अल्फा इंटू बीटा वो कितना है 4 है, मतलब शून्यकों का गुणनफल 4 है। तो कह रहा है तब हम इसका बहुपद तब लिखिए, तब इसका बहुपद लिखिए। तो बहुपद लिखने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस और शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 बच्चों हो जाएगा आंसर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस p ब्रैकेट में x प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस c के शून्यक हैं, अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान हमें बताना है। तो हमारे पास जो बहुपद है बच्चों वो है क्या, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, देखते बच्चों क्या है बहुपद, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस p ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस c, ये है बच्चों हमारे पास बहुपद। तो बच्चों इस बहुपद की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे, किस तरह, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह, तो कैसे बनाते हैं, यहां पर x का गुणांक है, यहां पर x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और ये पूरा बचा हुआ पार्ट हमारा कांस्टेंट है, अचर पद है c है। यहां पर अगर हम करें बच्चों तो यहां x का गुणांक कुछ समझ में ऐसा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अगर मैं x का गुणांक p कहूं तो अभी नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि x 1 के साथ जोड़ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस का px और बच्चों माइनस का p माइनस का c। अब हमें समझ में आ रहा है कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो बच्चों यहां पर 1 है और x का गुणांक बच्चों माइनस का p है और ये जो पूरा बचा हुआ पार्ट है ये बच्चों इसकी तरह c है, ठीक है ना। हाँ, अब हम यहां पर तुलना कर सकते हैं कि x का गुणांक जिस तरह b है उसी तरह x का गुणांक है माइनस का p, x स्क्वायर का गुणांक जिस तरह a है उसी तरह x स्क्वायर का गुणांक यहां पर है 1। अब बच्चों मैं इसको और थोड़ा समझा दूं आपको, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का px माइनस यहां से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा p प्लस c। तो बच्चों ये हमारा हो गया। अब मैं बच्चों यहां से कह सकता हूं कि आपके पास a बराबर 1 हो गया और b बराबर माइनस का p हो गया और बच्चों c बराबर हो गया आपके पास माइनस का p प्लस c, ठीक है बच्चों, इस तरह से बात समझ पा रहे होंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा ये तो गिवन था सब कुछ, ये तो गिवन थी, ये दी हुई थी चीजें। अब बात जो हमसे पूछी है हम उसको देखते हैं। तो हमसे जो पूछा है अगर हम उसके पास आ जाएं तो वो है अल्फा प्लस 1 और पूछा है बीटा प्लस 1 का मान, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। एक बात आप समझते हैं कि 2 इंटू 3 और 6 एक ही तो होता है, तो ये गुणा में लिखा हुआ है। अब मैं इसका अगर गुणा कर दूं तो जो आएगा वो और ये दोनों होंगे तो बराबर ही, उसकी वैल्यू पता कर लो या इसकी वैल्यू पता कर लो, बात एक ही है। उसका मान जो गुणा करके आए उसका मान ज्ञात कर लो या इसका मान ज्ञात कर लो, बात एक ही है। तो गुणा करके जो आएगा हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फा बीटा, इसका गुणा इसमें किया फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का अल्फा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का बीटा और प्लस इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। अब हमारे पास सारे मान हैं, उन मानों को हम यहां लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा का हमारे पास मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है,
अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो आपका होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए जब करोगे तो आप देख रहे हो आपको सी ये रहा और ए है 1, तो आप मतलब 1 ही तो है नीचे, तो आप यहां पर क्या लिखोगे सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब सी की वैल्यू ये है, सी का मान ये है माइनस का टी प्लस सी और अपॉन में एक होता ही है, वो तो लिखो या मत लिखो। और ये हो गया बच्चों आपका अल्फा प्लस बीटा। तो प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी अपॉन ए मतलब माइनस का पी अपॉन एक, तो माइनस का हो जाएगा ये क्या, माइनस का पी। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस इधर क्या, इधर है +1। अच्छा बच्चों एक सेकंड देखो, माइनस का बी, तो ये p है, ये माइनस हम लगाएंगे और फिर अब लिखेंगे b की वैल्यू कितनी है, माइनस की p। तो बच्चों फिर लिखेंगे माइनस का p, b की वैल्यू कितनी, माइनस का p अपॉन में 1। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये बच्चों अब क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का p हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर ये जो है ना, ये प्लस का ही p आएगा, ठीक है ना, ये प्लस का p आएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं ये माइनस का p माइनस का c प्लस p प्लस 1, ये p और ये p कैंसिल, तो बच्चों 1 माइनस c आ गया, इसका मान किसका मान, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान आ गया कितना, 1 माइनस c बच्चों।